Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from Shadya Samriddhi Guidance SSG. If you are liking this series of SFM theory question revision, please hit the like button, share your comments and also subscribe to the channel for more such videos. आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पोर्टफोलियो थियोरी। तो चलिए श्री गणेश करते हैं, गणपति पापा मोरिया। इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थोड़ी सीक्वेंस मैंने चेंज की है, आप प्लीज आपकी जो प्रैक्टिस मैनुअल है ओल्ड कोर्स वाली उसको रेफर करते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्लेन द 3 फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यहाँ पूछा गया है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जब होता है उसके 3 फॉर्म्स बताने। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि EMH थियरी ये जो होती है वो क्या कहती है कि इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है कि सिक्योरिटी की प्राइसेस क्या होने वाली है, यानी कि इंफॉर्मेशन इज स्लोली इनकॉर्पोरेटेड इन द प्राइस एंड इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। ये क्या कहती है, ये थियरी कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की या कंपनी की, वो जैसे जैसे वो प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट होती रहती है और जितनी स्लोली वो इनकॉर्पोरेट होती है उस दौरान उस पीरियड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी एक इन्वेस्टर को मिलती है। और जैसे ही एक इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो जाती है पूरी की पूरी, तो फिर क्या होता है, फिर वो इन्वेस्टर ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। ये कहती है EMH थियरी, यानी कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थियरी। अब हमें बताना है कि उसके 3 फॉर्म्स क्या हैं, तो उसके लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से वो बनाया गया है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तीनों में से कैसे है, सबसे पहला है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, दूसरा आता है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी और तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। वीक फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है अवेलेबल, जो पास्ट प्राइजेस की है। पास्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वगैरह जब होता है। वीक फॉर्म में हम क्या कहते हैं, यानी कि जो आपके हिस्टोरिकल डेटा वगैरह है वो आपके पास अवेलेबल है। यानी कि इस केस में क्या होगा, जब हम वीक फॉर्म कहते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि हम पास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं, कुछ रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं, वो सब काम यहाँ पे नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली सभी के पास अवेलेबल है और ये सारी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली प्राइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। दूसरी बात आती है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि आपके पास पास्ट की इंफॉर्मेशन जो है, उनका जो रिकॉर्ड है वो तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा आपके पास अदर सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी आपके पास यानी कि प्राइस के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। यानी कि इस स्टेज पे क्या होगा, आपकी सारी की सारी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है क्योंकि प्राइस में, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे काम नहीं करेगा। जो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर करके जो इन्फॉर्मेशन निकाल के आप प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी थियोरेटिकल प्राइस इतनी होनी चाहिए और मार्केट प्राइस इतनी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती है जब हम सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी की बात करते हैं। और लास्टली बात आती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो तो अवेलेबल है ही है, और अंदर की भी खबरें, जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो कुछ नया, जैसे रिलायंस की अगर हम बात करें कि रिलायंस और फ्यूचर मिलने वाले थे, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जब पूरी की पूरी सब जग जाहिर हो चुकी है, अगर वैसी है जो कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी वो भी अगर डिस्क्लोज हो चुकी है, तो तब हम बोलते हैं कि सारी की सारी प्राइस पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो तब हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। और इस स्टेज पे क्या होता है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग अब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी अंदर के बंदे को, यानी कि आप उनके मैनेजमेंट के पीपल कर दीजिए, एम्प्लॉय कह दीजिए, टॉप मैनेजमेंट के पीपल कह दीजिए, उनके पास कोई प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वो उसको यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस अपना अवॉइड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अब नहीं हो सकती जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कह रहे हैं, क्योंकि इनसाइडर बातें कुछ रही नहीं, सारी की सारी पब्लिक है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, सब कुछ सबको पता है। इस हिसाब से हम वो वाली प्राइस कहते हैं। तो ये मार्केट एफिशिएंसी थियरी के हिसाब से ये 3 मार्केट के फॉर्म होते हैं। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 क्या कहता है कि डिफरेंट चैलेंजेस क्या है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। अब जैसे कि हमने कह दिया कि प्राइस जो होती है वो सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके ही प्राइस बनती है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारी बातें, इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेसी हो सकती है, यानी कि इंफॉर्मेशन या तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, और है तो सभी को अवेलेबल नहीं है, और रैपिडली ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है बिटवीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, है ना, कि जरूरी नहीं है कि सबको ही अवेलेबल हो जाए और सबके पास उतनी जल्दी से स्पीडीली ट्रांसमिट हो पाए। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जितना स्लोली इनकॉर्पोरेट होगी उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें प्रॉफिट अर्न करने की।
तो इसके अदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? सबसे पहली बात आती है लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। देखिए अंत में हम इंसान ही है, इंसान को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोगे, जरूरी नहीं है कि वो हर इंफॉर्मेशन को इतनी बारीकी तरीके से और अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाए। उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो लिमिटेड ही है। ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर शार्पली लिमिटेड। और क्या होता है, अंडर कंडीशंस ऑफ एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी, जितना प्रेशर बढ़ता है, अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कोरोना के माहौल में स्टॉक मार्केट में कितनी हलचल हो रही थी, लोगों को सबको डर लग रहा था, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्रिड बन जाते हैं, मतलब बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट बहुत ही ज्यादा जाइंट बन जाता है, यानी कि उसको आप कंसोलिडेट कर पाए, कुछ समझ पाए, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बात बोल रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन तो प्रोसेसिंग करनी जरूरी है। जैसे हमें कहते हैं कि जो आपको मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इज डेटा। डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन बनती है, तो उसे इवेल्युएट करना भी तो आना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता। दूसरी बात होती है कि इररेशनल बिहेवियर। ऐसे तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सबके सब बंदे जो भी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रोकर कह लो, इन्वेस्टर कह लो, जो भी इनके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, उनका हम क्या बोलते हैं कि वो रैशनली बिहेव करेंगे। रैशनली बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि सब के सब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और कॉस्ट लो रखना चाहते हैं, या फिर आप अदर वे में कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न विथ मिनिमम रिस्क। ये सबका इंटेंशन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जरूरी नहीं है सब लोग यही बात फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है, बिना इंफॉर्मेशन के या लैक ऑफ एक्सपीरियंस से या कभी कभी खुद की गलतियों की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और खुद ही का नुकसान कर देते हैं। तो वो बिना सोचे समझे हैप्पैज़ार्ड मैनर में अपने डिसीजन लेते रहते हैं। उनका कैसे काम चलता रहता है, दे फंक्शन लार्जली ऑन हिट एंड मिस। लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा, अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। तो ये सारे, जैसे इन्होंने कहा है कि अ ब्लाइंड मैन फायरिंग अ गन, इस हिसाब से काम चलता है। जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली उसका डिटेल्ड में एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारे चीजें करके ही मार्केट में उतर रहे हैं। तो इररेशनल बिहेवियर भी हमें देखने मिल सकता है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस कितना है। यो तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है ना, बहुत सारे पूरा कॉम्पिटिटिव है, कोई सिंगल बायर या सेलर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रख सकता मार्केट के ऊपर, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, उनका एक्चुअल बात करें तो उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है ओवर द मार्केट। ये कहने की बात है कि नहीं होगा, बहुत ही इतने सारे लोग हैं, किसको क्या पता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। पावरफुल इंस्टीट्यूशन वो अपना ग्रेट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिमिनिश, वो गिरती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि वो अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस हाउ रिस्क एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज इज अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किस हिसाब से रिस्क या सिक्योरिटी के रिस्क को अफेक्ट करती है, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किस हिसाब से प्ले करती है, देखिए वो लाइसेंसिंग पॉलिसी वगैरह इशू करती है। जैसे कोई भी काम होते हैं, कई सारे काम होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, या फिर लीकर वगैरह, इन सब के अंदर लाइसेंसिंग पॉलिसी चाहिए। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, इन सब कंपनियों में लाइसेंसिंग पॉलिसी रहती है। अगर उस हिसाब से कंपनी, गवर्नमेंट अगर चेंज कर देगी तो वो सिक्योरिटी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर अगर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि किसी कमोडिटी या स्टॉक ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी फलाना एक्सचेंज के ऊपर, जैसे कभी कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपना स्टॉक मार्केट को बंद कर सकती है, 7-8 दिन का लॉक इन पीरियड उनको स्ट्राइक दे सकती है, तो वो सब पीरियड में भी इसमें रिस्क, सिक्योरिटीज के ऊपर रिस्क आ जाता है। दूसरी बात आती है कि एफडीआई और एफआईआई रूल्स। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफडीआई जो होती है वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। जैसे कि कोई कंपनी है और वो अपनी अब्रॉड की किसी कंपनी में पैसा लगा रही है, अगर कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। और जब हम किसी स्टॉक मार्केट में या पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं तब हम उसे एफआईआई कहते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अब्रॉड की कंपनी में पैसा लगाते हैं, स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं। तो ये वाला स्टॉक का हो गया और ये वाला कंपनी के अंदर हो गया। जब कंपनी में पैसा डाला तो एफडीआई और स्टॉक में पैसा डाला तो एफआईआई। तो अगर इन रूल्स के अंदर कभी चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से भी सिक्योरिटी के ऊपर असर आता है उसका। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये सारी चीजें भी सिक्योरिटी के रिस्क में आ जाती हैं कि अगर आपकी जो जिस कंपनी में आपने सिक्योरिटीज ले रखी है वो किस में डील कर रही है, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर वो एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट है उसके ऊपर रॉ मटेरियल्स के लिए, सेल्स के लिए, तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी के ऊपर भी उसका रिस्क आ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिस्ट्रिक्शंस शेयर होल्डिंग के ऊपर कितने लगा रखे हैं। कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भाई किसी में गवर्नमेंट ओन कंपनी है या प्राइवेट में इतना होना चाहिए, पब्लिक के लिए इतना इशू होना चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह, इन सब के हिसाब से भी जो
शेयर होल्डिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है उसके, वो भी सिक्योरिटी के रिस्क को अफेक्ट करता है। और लास्टली जो टैक्स लॉज हैं, या फिर क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज लॉ, और कंपनी की सिक्योरिटीज होती है तो कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लॉ, ये सारी चीज़ों में इनके अंदर जो भी चेंज आता है वो भी हमें सिक्योरिटी के रिस्क के ऊपर देखना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट रहता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस रैंडम वॉक थियरी। तो रैंडम वॉक थियरी का मतलब क्या है? ये कहता है, इसमें मैंने पॉइंट वाइज आपको मेंशन कर रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बिलीव दैट स्टॉक मार्केट प्राइसेस कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। कई सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर कहें या मार्केट एनालिस्ट जो करते हैं, उनका कहना है कि मार्केट की जो प्राइसेस होती है, स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस होती है, उन्हें बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, एक तरह का जुआ है, कुछ उसमें प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो कोई अंडरलाइन फैक्टर से ये हुआ तो ये होगा, ऐसा उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बट मियर अ स्टैटिस्टिकल अप्स एंड डाउन्स। वो बोलते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे ही अपने आप से होता रहता है, स्टैटिस्टिकल, इसमें कोई लिंक नहीं है। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। ये कहता है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस। इनका मानना होता है कि आज जो प्राइसेस हैं और आगे चल के जो प्राइस होने वाली, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है कि आज अगर 100 है तो कल जाके 120 होनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। उनमें कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, और मार्केट प्राइसेस जो है वो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है। और तीसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि सक्सेसिव पीक्स और थ्रूज, यानी कि जब भी ये पीक आ रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम समझे कि यहाँ पे एक पीक आई थी और फिर बाद में ये इस डाउनफॉल आया, और फिर अगर ये पीक आई, ये फिर डाउनफॉल आया, तो ये कुछ रिलेटेड नहीं है, ये अनकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इस प्राइस पे ऐसा हुआ, अब ये होगा, अब फिर से ये ऊपर जाएगा और फिर बाद में नीचे जाएगा, ऐसा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये अनकनेक्टेड है, अनरिलेटेड है। अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो ये कहता है कि प्राइसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बिहेव एग्जैक्टली वे अ ड्रंक वुड बिहेव व्हाइल वॉकिंग इन अ ब्लाइंड लेन। ये कहता है कि जैसे कोई शराबी होता है, वो जैसे पीने के बाद कैसे चलेगा भाई, वो कहीं पे भी जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, कभी इस तरफ बेंड हो जाएगा, कभी उस तरफ बेंड हो जाएगा, तो उसकी कोई स्टेडी मूवमेंट नहीं होती, वो कैसे भी जा सकता है और किस तरफ गिरेगा। जैसे हमारे कहावत होती है कि ऊंट किस करवट पलटेगा, किस करवट उठेगा, ये पता नहीं रहता है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही बात है कि ड्रंक मैन कैसे चलता है, तो उसकी वॉक को, जब शराबी एक्चुअली जब चलता है ऐसे पीता हुआ, तो बहका हुआ, तब उसे हम रैंडम वॉक कहते हैं। और इसीलिए इस थ्योरी को भी हम, इसमें है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। के बाद में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है डिस्कस द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यानी कि CAPM मॉडल क्या होता है और उसके एजम्पशंस भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर कि CAPM मॉडल डेवलप किसने किया था। तो CAPM मॉडल जो है, वो CAPM मॉडल डेवलप किया था शार्पे ने। अगर ये नाम तो आपको याद रहेगा ही, उसके अलावा मोसिन और लिंटन, ये तीनों ने मिलकर CAPM मॉडल बनाया था 1916 में। दूसरी बात कहता है कि मॉडल एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क एंड द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइवर्सिफाइबल रिस्क और एक होता है नॉन डाइवर्सिफाइबल। जो डाइवर्सिफाइबल होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सा कवर करना है CAPM में, सिर्फ और सिर्फ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जो कि आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, और ये सभी के लिए कॉमन रहता है, हर कंपनी के लिए कॉमन रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, यानी कि बीटा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न, और उस हिसाब से हम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज निकालते हैं, ये CAPM मॉडल कहता है। साथ ही साथ ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कंसिडर करता है। जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है सिक्योरिटी का, वो एलिमिनेट हो जाता है व्हेन मोर देन वन सिक्योरिटीज आर एडेड टू द पोर्टफोलियो। तो ये क्या कहता है, जैसे जितना आप CAPM मॉडल कहता है कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो यानी कि उतना ही वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी जैसे हम कहते हैं कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सिंगल बास्केट में नहीं रखना है, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। वही बात है कि सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, यानी कि जो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है उसे हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, और वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। ऑल सिक्योरिटीज डू नॉट हैव सेम लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ये भी बात है कि सब सिक्योरिटी में सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। ये सारी बातें आपको लिखनी है, आपको जो पॉइंट इनमें से याद रहे वो लिख सकते हैं। पहला आपको लिखना है कि CAPM मॉडल किसने बनाया, फिर बताना है आपको उसका रिलेशनशिप क्या बताता है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क और मार्केट सिक्योरिटीज को वैल्यू करता है, और रेट ऑफ रिटर्न भी कंसिडर करता है।
इसके बाद में आपको बताना है कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है और सब सिक्योरिटीज का वो सेम नहीं होता। फिर आपको फॉर्मूला दे देना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकालते हैं हम, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। जो आर एम माइनस आर एफ होता है उसे हम रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि नॉर्मल सिक्योरिटीज पे यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको कितना मिल रहा है रिटर्न। बीटा होता है सिक्योरिटी, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का बीटा, और आर एम होता है मार्केट का रिटर्न। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि जो CAPM मॉडल होता है, जब हम उसे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग कर देते हैं तब उसे ही हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं। ये आपका CAPM सिर्फ अगर क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर भी आप ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसका अगला पार्ट जो कि कहता है कि एजम्पशन क्या है CAPM मॉडल की। तो CAPM मॉडल एज्यूम करता है कि सारे के सारे इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। दूसरा कि वो चॉइस किस हिसाब से करते हैं, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे, कितनी सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी कितना रिटर्न दे रही है, कितना रिस्क है उस इन्वॉल्व है उसके अंदर, उस हिसाब से ही डिसीजन सारे लिए जाते हैं, ऐसा इसमें एज्यूम किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि आइडेंटिकल टाइम होराइजन, कि सबका इन्वेस्टर्स का एक आइडेंटिकल टाइम होराइजन है, जैसे सबके सब 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका जो टाइम होराइजन है कि द पीरियड अंटिल देयर होल्डिंग पीरियड वो उनका सेम होगा। फिर वो कहता है कि होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होगी, सबका एक होमोजेनियस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न और रिस्क कितना होगा। इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होगी और सभी को अवेलेबल होगी। रिस्क फ्री एसेट भी एक वहां पे होगा और उसमें अनलिमिटेड अमाउंट्स में उसके अंदर ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, उसमें लेंडिंग और बोरोइंग हो सकती है। टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा इसका एजम्पशन आता है। और लास्टली इसका एजम्पशन आता है कि टोटल एसेट क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स होगी और सारे के सारे एसेट जो होंगे वो मार्केटेबल होंगे और डिविजिबल भी होंगे, कि आधा अधूरा एसेट वगैरह बेच सकते हैं, ऐसे करके आप एसेट के अंदर कैसे भी डील कर सकते हैं। ये तो इनके एजम्पशंस आ गए। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके मतलब सेपरेटली क्वेश्चन भी ये आ सकता है कि आपको लिमिटेशन बतानी है CAPM मॉडल की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात आती है रिलायबिलिटी ऑफ बीटा। तो बीटा जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आप रिलायबली बीटा आप कंप्यूट कर पाए, कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होता, ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है अदर रिस्क, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, डाइवर्सिफाइबल रिस्क को कंसिडर ही मत करो क्योंकि वो तो आपको कम करना ही है, वो इनको इग्नोर करते हुए चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क को ही एम्फोसिस देता है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम इन्वेस्टर की या शेयर होल्डर की बात करें तो वो ऐसा नहीं करते, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क को भी वो लोग देखते ही है, कंसिडर करते ही है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। यही हमने कहा जो पहले वाले पॉइंट में कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न जरूरी नहीं कि सबको अवेलेबल हो, यानी कि आपको हर चीज के ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, यानी कि आर एफ और आर एम के लिए हमने कह दिया कि भाई वो जरूरी नहीं है इतना मिलेगा क्या, और ये सिर्फ और सिर्फ बीटा कंसिडर करता है, और बीटा भी अवेलेबल है क्या वो जरूरी नहीं है कि रिलायबल हो जो अवेलेबल है। इस हिसाब से हमने तीनों जो हमने फैक्टर्स है उसी के हिसाब से लिमिटेशन भी बता दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो कि कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़े टाइम में बताती हूँ, ये वही बात है आ चुकी है अभी। सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या फर्क होता है? देखिए, सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ऑन मार्केट एज अ होल। यानी कि अगर आप लेमैन में कहें ना, लेमैन लैंग्वेज में कहें तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो रिस्क जो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, अरे भाई सब जगह आएगा, ऐसा थोड़ी रिस्क ऑफ अर्थक्वेक आपकी ही कंपनी पे आएगा दूसरे की कंपनी पे नहीं आएगा, या एक कंपनी पे आएगा दूसरे कंपनी पे नहीं आएगा, नहीं, वो कहीं पे भी आ सकता है, वो पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर सकता है। या फिर हम ऐसे बात कहेंगे तो सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है कि वो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते और विच इज कॉमन टू ऑल। और अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं तब वो एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है। जैसे कि आप कोई कंपनी है, उसके कोई सीईओ की डेथ हो गई या कोई और काम हो गया, उसके लेबर की स्ट्राइक लग गई, उसमें उनका मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, तो वो उन हिसाब से जो एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है उसे हम अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। और ये अवॉइड किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे, या आप अवॉइड भी कर सकते हैं सिंपली कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये जो है वो आप रोक सकते हैं, इसे आप कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। जिस चीज को आप रिड्यूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क। लेकिन जो रिस्क सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई या नेशनल इकोनॉमी में जैसे कि कोरोना आ गया तो सब इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट पड़ा है, कोई टैक्स रिफॉर्म आ गया तो सब इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट पड़ा है, उसे हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। और ये आप एक लेवल
ये आप रेड्यूस नहीं कर सकते एक तरह से, और इससे आप सिस्टमेटिक रिस्क को आप रेड्यूस कर सकते हैं और एक्चुअली अगर कहें आप ये वर्चुअली एलिमिनेट भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो में थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब हमने डेफिनेशन समझ लिया कि भाई सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। अब उनके हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स बताने। तो सिस्टमेटिक, जैसा कि हमने कहा कि नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है, और इनसे हम जनरल रिस्क भी कह सकते हैं क्योंकि ये जनरली सभी के ऊपर प्रिवेल करता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो कि डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है वो स्पेसिफिक रिस्क भी कहलाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है। तो इसके अंदर 4 तरह के रिस्क कवर्ड होते हैं। सबसे पहला है इसमें मार्केट रिस्क, फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, फिर आता है सोशल या फिर रेगुलेटरी रिस्क, और लास्टली आता है परचेजिंग पावर रिस्क। तो जो परचेजिंग पावर रिस्क है वो किसका रिस्क होता है, इन्फ्लेशन या फिर प्राइस बढ़ गई तो क्या रिस्क इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा, उसे हम परचेजिंग पावर रिस्क कहते हैं, क्योंकि वो एक के ऊपर नहीं आता, वो सबके ऊपर इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आपके जो लेजिस्लेशन है वो एडवर्स हो गया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म हार्श हो गए, बहुत ही ज्यादा नेशनलाइजेशन बढ़ने लग गया, अगर यानी कि सोसाइटी यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आता है वो हम सोशल और रेगुलेटरी रिस्क के अंदर कंसिडर करते हैं। ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है नॉन डाइवर्सिफाइबल। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क में आता है कि समझिए इंटरेस्ट रेट गोज अप तो मार्केट प्राइस जो होती है एग्जिस्टिंग फिक्स्ड इनकम वाले ग्रुप की वो फॉल होती है एंड वाइस वर्सा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि समझिए कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और वो बॉन्ड की फिलहाल रेट थी 10%, लेकिन अब जो है वो मार्केट में आपकी तो फिक्स थी, क्योंकि बॉन्ड क्या देते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में फॉल करते हैं। तो अब जो है नए जो बॉन्ड इशू हुए मार्केट में उनका जो कूपन आ गया है वो आ गया है अब 12%। तो अब क्या है, आपने तो अपने आप को फिक्स कर लिया है, आपके इन्वेस्टमेंट से तो आपको रिटर्न आएगा फिक्स जो कि है 10%, लेकिन अब क्या है, अब आपको नुकसान होगा। तो वही बात है कि जब फिक्स इनकम की बात आती है दूसरे, अब आपको ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया ना कि अगर आपके पास अभी फिलहाल पैसे होते तो आप 12% में इन्वेस्ट करते, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं ये 10% वालों को बेच देता हूँ और मैं खुद 12% में खरीद देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल होगा। जब मार्केट में अगर आप बेचने निकलेंगे कि भाई मेरे 10% वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो, ये मेरे से खरीद लो, तो सामने वाला क्यों खरीदेगा? जब उसके पास भी ऑप्शन है कि भाई वो 12% वाले बॉन्ड को एक्सरसाइज कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो आपके 10% वाले बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? यही बात आ जाती है इंटरेस्ट रेट रिस्क में कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गई यानी कि 10 थी और अगर आप 12 हो गई तो मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड इनकम बॉन्ड जो 10 रुपए वाले 10% वाला जो बॉन्ड था उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और वही वाइस वर्सा होगा, यानी कि अगर आपने 12 में इन्वेस्ट कर रखा था और अब मार्केट में रेट 10% हो गई है तो क्या होगा, इस वाले की प्राइस बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये वाले बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर आप इसको मार्केट में बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि सब लोग इसको खरीदना चाहेंगे। अरे मार्केट में 10 मिल रहा है, तुम 12 देने तैयार हो, तो सब लोग तुम्हारी लेंगे, तो इस तुम्हारे वाली बॉन्ड लेंगे, यानी कि इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या आता है कि भाई और कुछ हो ना हो बदलाव, लेकिन इक्विटी शेयर्स अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो फिर क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टर है उनकी साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, इरेशनल बिहेवियर भी दिखते हैं हमें सिक्योरिटी मार्केट में। यानी कि जो इक्विटी मार्केट है वो खुद ही एक स्पेकुलेटिव मार्केट है, तो उसमें इनबिल्ट ही जो रिस्क होते हैं वो सारे हम मार्केट रिस्क में कवर करते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं हम अनसिस्टमेटिक रिस्क। उसमें सबसे पहला रिस्क आता है बिजनेस रिस्क, यानी कि क्या हुआ, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो गया ना, क्योंकि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क को। तो ये आता है कंपनी स्पेसिफिक। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया बिजनेस रिस्क, कि भाई बिजनेस ही काम नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर बिजनेस को इम्पैक्ट आ गया तो उसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे कि ये किस वजह से हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ गया हो, आपका नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गए हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदली हो गया है, आप सप्लाई जो है आपकी इनएडुकेट हो चुकी है, या फिर जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो इनएप्ट है या इनकम्पिटेंट है कि कंपनी को मैनेज ही नहीं कर पा रहा। तो ये सारे बिजनेस रिस्क में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या आ गया कि भाई डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम कितनी है और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम कितनी है, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कंपनी फेस कर रही है कि भाई वो ज्यादा फंड्स रेज ही नहीं कर पा रही है, उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उसका करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो रेशियो है वो फॉल कर रहा है, वो रिसीवेबल्स रिसीव नहीं कर रहा है टाइमली, और उसको बहुत सारे बैड डेट्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सारे फाइनेंशियल रिस्क में आ जाता है। यानी कि कंपनी समझिए लिक्विडिटी पर जा रही है, आईबीसी में जा रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो वो सब दिक्कत इसमें आ जाती है। फिर आता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब होता है कि जो बोरोवर है उसने आपको या तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ऐसा रिस्क है, या फिर वो प्रिंसिपल आपको टाइमली पे नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी डिफॉल्ट रिस्क में आ जाती है, जो कि एक सिक्योरिटी के अंदर भी हो सकती है।
इसके बाद में पढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है, हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसर्न किससे, तो वो कंसर्न है एफिशिएंट मैनेजमेंट किसका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इन फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि होते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। तो उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट करना होता है, जो भी हमने पोर्टफोलियो बना रखा है किससे, फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स हो सकते हैं कंपनी के। जो भी मैनेजमेंट होता है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो कौन कर सकता है, या तो हम प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, या किसी और को बोल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल हम खुद उसे मैनेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंस और डिसीजन जो होते हैं वही इंपैक्ट करते हैं कि रिस्क और रिटर्न कैसा है। कोई रिस्क एवर्स होते हैं कि जिन्हें रिस्क कम लेना पसंद है, किसी किसी का रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है कि भाई वो ज्यादा रिटर्न झेल सकता है, तो ज्यादा हायर रिटर्न हायर द प्रॉफिट, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। किसी का आता है भाई लो रिस्क चलेगा तो लो रिटर्न भी चलेगा। ऐसे उनके इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर ये सब डिसाइड होता है कि रिस्क और रिटर्न कैसा रहेगा। अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं पोर्टफोलियो के। तो हमारा इंट्रो था, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए, हमने स्टॉक खरीदा 100 रुपए में, अब उसकी प्राइस हो गई 1000, तो ये हम स्टॉक एप्रिसिएशन चाहते हैं। या फिर हम क्या चाहते हैं कि हमको सेफ्टी मिल जाए, एक तरह से सिक्योरिटी मिल जाए हमारे इन्वेस्टमेंट की, कि हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी एक सिक्योरिटी सेफ्टी हो जाए। फिर हम चाहते हैं कि जो हमें रेगुलर इनकम आती रहे इन द वे ऑफ डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है मार्केटेबिलिटी, कि वो इजीली, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी, ये दीज टू पॉइंट गो हैंड इन हैंड। कि मार्केटेबिलिटी यानी कि वो इजीली रेडिली सेलेबल है, और जब सेलेबल होगा तो वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, तो ये लिक्विडिटी वाला पॉइंट आ गया। फिर आता है टैक्स प्लानिंग, यानी कि कैपिटल गेन कितना है, इनकम टैक्स कितना है, वेल्थ टैक्स कितना है, डीडीटी कितना है, सब हमें उन्हें भी कंसिडर करते रहना चाहिए। फिर आता है रिस्क अवॉइडेंस, भाई कितना आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए करना है। ये दोनों पॉइंट अगेन रिलेटेड है कि आपको जितना रिस्क ले रखा है उससे डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए भी आपका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। और रिस्क को अवॉइड करना है या फिर मिनिमाइज करना है, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इस हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट बता। और लास्टली इसके अंदर आप क्लोजिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि थरो स्टडी करनी पड़ती है आपको कि इन्वेस्टर का गोल क्या है। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग चाहता है, वो किस लिए करना चाहता है इन्वेस्टमेंट। फिर मार्केट की सिचुएशन कैसी चल रही है फिलहाल, क्रेडिट पॉलिसी क्या चल रही है मार्केट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, इजी टास्क नहीं है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप कैसे हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अ हाई रिस्क इन ऑर्डर टू हैव अ हायर कैपिटल एप्रिसिएशन। जिस हिसाब से अगर एग्रेसिव कंपनी हुई तो वो उस हिसाब से चाहेगी, लेकिन अगर मोस्टली जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई लो रिस्क हो और जितना मतलब लो या फिर मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न हो, यही आपका मोस्टली इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर बात आती है हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट। तो आपको जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई आपको किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस में, म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। फिर बात आती है भाई कितना, प्रपोर्शन, पहला आ गया किसमें, फिर दूसरा आता है प्रपोर्शन, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको। फिर बात आती है नेक्स्ट कि अच्छा ठीक है ये सब डिसाइड हो जाएगा, फिर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसकी जब आपकी इंडस्ट्री सेलेक्ट हो जाएगी, वो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई ग्रोथ का पोटेंशियल कितना नजर आ रहा है। और अल्टीमेटली आप क्या चूज करेंगे कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए जैसे आपने सोच लिया कि भाई मेरे को इक्विटी लेना है, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मैंने बोल दिया इक्विटी शेयर्स लेना है। फिर आपने बोल दिया प्रपोर्शन, तो मैंने कह दिया भाई देखो मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं या 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, वो हमारा प्रपोर्शन हो गया। फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री मैं बोलूंगी कि भाई FMCG मुझे में जाना है मुझे, तो आपने सोच लिया कि आप ITC में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने पहले कैसे क्या सिलेक्ट किया कि सिक्योरिटी कौन सी लेनी है, फिर उसमें प्रोपोर्शन कितना होगा, फिर कौन सी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई पोटेंशियल उसमें अच्छा, तो आपने सोचा कि FMCG फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स, उसमें तो हमेशा ही प्रॉफिट है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो आपने वो सेलेक्ट कर लिया। और फिर आपने पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर ली, लेटेस्ट से ITC आपने सेलेक्ट कर ली। तो इस हिसाब से आपका ये सिलेक्शन जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है। अब हमें बताना है कि टाइमिंग ऑफ परचेज, तो टाइमिंग ऑफ परचेज क्या होता है हमारा,
क्योंकि जब भी हम शेयर जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा भाई कोरोना के वक्त खरीद लेते 2020 में, जैसे 22 मार्च था जिस दिन पहला लॉकडाउन और वो लगा था, मोदी जी ने अनाउंस किया था, उस दिन स्टॉक मार्केट जो गिरा है, उस दिन मतलब सारे के सारे सब इतनी चीप मिल रही थी, और उनके हिसाब से अगर आप उस वक्त अगर आप परचेस करते तो आज उसकी मार्केट प्राइस कितनी ज्यादा होती है, आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा होता, जब हमारा मार्केट जो है हमारा बुलिश होता जा रहा है। तो वही बात लिखी कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। At what price the share is acquired for the portfolio depends entirely on the timing decision। तो इसीलिए सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई वो चीप बाय करें एंड सेल डियर। सेल डियर का मतलब हो गया कि हायर प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सीधी बात है, तभी आपको प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है कि कौन से इन्वेस्टर वेरिएंस को कंसिडर करेंगे और कौन से इन्वेस्टर बीटा ऑफ सिक्योरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा का हमें डेफिनेशन वगैरह सब इसमें बताना है। ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि कंपनी जो भी स्टॉक है उसका रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना है। यानी कि लेटेस्ट से 2 स्टॉक है, एक है स्टॉक ए, उसका रिस्क कितना है, उसका रिस्क है लेटेस्ट से 9 आ रहा है 9%, और उसका रिटर्न है लेटेस्ट से 17%। और वहीं हमारे पास एक दूसरा स्टॉक है, वो है स्टॉक बी, जो कि उसका रिटर्न कितना है, उसका रिस्क है 5% और रिटर्न दे रहा है वो 16%। तो आप इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? तो आप इंडिविजुअली स्टॉक की अगर बात करें, भाई ये ज्यादा सही है ना, रिटर्न ज्यादा दे रहा है और रिस्क कम है, तो ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं। यानी कि अगर आप स्टॉक का ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई उसका रिटर्न कितना है, उसका रिस्क कितना है, उस हिसाब से आप जो देखते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब हम बीटा की बात करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई एक स्टॉक है लेटेस्ट से ए, उसका बीटा है 1.1। तो 1.1 का मतलब क्या हो गया, अगर मार्केट जो है, अगर मार्केट 10% से बढ़ेगा तो ये कितना 1.1, यानी कि ये 11% से बढ़ेगा। और जब इसके हम मोर देन 1 होता है, 1 हुआ तो यानी कि मार्केट जितना, मार्केट का रिटर्न 10 तो इसका रिटर्न 10। जब हम ऐसे बात करें तो वो बीटा का रिलेशनशिप होता है, और बीटा अगर पॉजिटिव रहे यानी कि मोर देन 1 रहे तो वो इन टेंडम विथ मार्केट प्राइस होता है, यानी कि मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और वहीं अगर ये नेगेटिव में होता है या 0 के नीचे रहता है, तब बीटा अगर लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है, तब हम क्या कहते हैं, वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि मार्केट बढ़ेगा तो ये वाले स्टॉक का रिटर्न गिरेगा, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन लेगा, तब हम इसे कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का ये फर्क होता है। और बीटा का मतलब क्या हो गया कि इन रिलेशन टू मार्केट उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। और जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वो होता है कि भाई देखो 5 के रिस्क में 16 का रिटर्न मिल रहा है, तो अच्छा है कि बुरा है। जब हम वैसी बातें कंपेयर करें स्टॉक की, तब हम उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। वही ये सब बातें लिखी हुई है। और जितना जो रिटर्न जो मिलता है एक्चुअल मार्केट में, तो मार्केट जनरली डज नॉट रिवॉर्ड फॉर डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। डाइवर्सिफाइबल रिस्क यानी कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, उन सबके लिए रिवॉर्डिंग नहीं देता। अरे भाई वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वो तो आप अपने आप ही रिड्यूस कर सकते हो, तो ये इन्वेस्टर का लुकआउट होता है, वो अपने आप डाइवर्सिफाई कर ले। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क के लिए अवार्ड करता है, रिवॉर्ड करता है अपने इन्वेस्टर को, दैट इज ओनली फॉर द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, कि भाई आपने ये रिस्क लिया, आपने ऐसी कंपनी, रिस्की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपको कुछ अता पता नहीं था, आपके कंट्रोल में चीजें नहीं थी, और उसमें आज जब आप प्रॉफिट कमाते हैं तो वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। यानी कि मार्केट ओनली रिवॉर्ड्स इन्वेस्टर जो कि नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क में होते हैं। इसके साथ ही हमारा पोर्टफोलियो का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, संपन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more such videos. I hope these videos are helping you in some way or the other. So this is me, Priyanka Purohit. Happy learning.